अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम सर शुएब, थ्योरेटिकल फिजिस्ट। ये है मेरा प्यारा सा चैनल फिज़िक्स विद सर शुएब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अच्छी तरह से होंगे। तो लास्ट टाइम हमने 9 फिज़िक्स के पीके बुक चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी के जो एक्सरसाइजेस पोर्शन थे वो हमने शुरू किए हुए थे। लास्ट टाइम हमने जो चर्चा किया हुआ था वो MCQs पर किया हुआ था। तो आप लोग अगर अभी तक आप लोगों ने MCQs को देखा नहीं तो काइंडली यूट्यूब पर जाकर आप लोग सर्च करें वर्क एंड एनर्जी बाय सर शुएब। तो इंशाल्लाह आप लोगों को पहला वीडियो आ जाएगा, तो काइंडली वो वीडियो देखें, फिर इसके बाद इस वीडियो की तरफ आए। आज का हमारा चर्चा वहाँ पर मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ था कि इस चैप्टर के टोटल 4 पोर्शन होते हैं। तो इस चैप्टर के टोटल कितने पोर्शन थे? इस चैप्टर के टोटल 4 पोर्शन होते हैं। इस चैप्टर के टोटल 4 पोर्शन होते हैं। पहले पोर्शन जो MCQs के नाम से है, फिर इसके बाद दूसरा जो पोर्शन है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन के नाम से हैं, और इसी तरह फिर तीसरा पोर्शन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के नाम से हैं, और फिर इसी तरह चौथा पोर्शन न्यूमेरिकल क्वेश्चन के नाम से हैं। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ये जो पोर्शन है जिसका ताल्लुका टॉपिक के साथ है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, ये हम बाद में जाकर पढ़ेंगे। MCQs तो मैंने उस वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ था। सो ये पोर्शन तो हमने कर दिया है, ये तो हम नहीं करेंगे। सो आज का हमारा जो चर्चा होगा वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पर होगा। आज हम जितनी भी बातें करेंगे वो इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन पर करेंगे। सबसे पहले टोटल यहाँ पर कितने कंसेप्चुअल क्वेश्चन है? तो सबसे पहले टोटल यहाँ पर 9 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। मैं ऐसा करूँगा कि मैं अगर इस 9 कंसेप्चुअल क्वेश्चन को मैं एक ही वीडियो में बनाऊँ तो फिर जो वीडियो होगा वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस वजह से मैं ऐसा करता हूँ कि इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को 2 वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, बहुत ही डीपली जाकर फील के साथ में एक्सप्लेन करूँगा। तो आज का जो हमारा चर्चा होगा वो तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन के बारे में तो होगा, लेकिन आज हम टोटल 5 कंसेप्चुअल क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो 5 कंसेप्चुअल क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट 4 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इसके लिए मैं एक और वीडियो भी बना रहा हूँ, वो मैं किसी यानी दूसरे वीडियो में फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले अब आते हैं इस 5 कंसेप्चुअल क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि ये जो 5 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इसका ताल्लुक किस टॉपिक के साथ है। पहला जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका जो ताल्लुक है वो वर्क टॉपिक के साथ है, यानी ये वर्क के बारे में है। फिर इसी तरह कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 हो गया और कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ये जो 2 कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है इसका ताल्लुक एनर्जी के साथ है। फिर एनर्जी का एक फॉर्म जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन का इस 2 कंसेप्चुअल क्वेश्चन का ताल्लुक काइनेटिक एनर्जी के साथ है। फिर इसी तरह कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 जो है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 जो है, 3 तो काइनेटिक एनर्जी के साथ इसका ताल्लुक है, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका ताल्लुक 2 टॉपिक के साथ है। इसका ताल्लुक वर्क टॉपिक के साथ भी है और इसका ताल्लुक काइनेटिक एनर्जी के साथ भी है। फिर इसी तरह कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 जो है इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन का ताल्लुक एनर्जी टॉपिक के साथ है, लेकिन यहाँ पर कौन सी एनर्जी है? इसका ताल्लुक पोटेंशियल एनर्जी के साथ है। मतलब यह है कि अगर मैं ओवरऑल इन 5 कंसेप्चुअल क्वेश्चन पर बात करूँ तो इसका ताल्लुक टोटल 3 टॉपिक के साथ है, वर्क टॉपिक के साथ भी है और इसी तरह काइनेटिक एनर्जी के साथ भी है और पोटेंशियल एनर्जी के साथ भी है। तो अब हम इस 5 कंसेप्चुअल क्वेश्चन को एक एक करके डीपली एक्सप्लेन करते हैं। वही तरीका होगा जिस तरह का मेरा है। सबसे पहले मैं एक एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन को सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, समझाऊंगा, फिर इसके बाद डीपली जाकर इसका सोल्यूशन भी दूंगा। तो अब हम शुरू करते हैं। पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चन जिसका ताल्लुक वर्क टॉपिक के साथ है, शुरू करते हैं। पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चन को आप लोग देखें, कैन ए सेंट्रीपिटल फोर्स एवर डू वर्क ऑन एन ऑब्जेक्ट। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब ये है कि क्या सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वर्क होता है या नहीं, एक्सप्लेन करें। यानी क्या सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क कर सकता है या नहीं, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। हमने ये बताना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वर्क होता है या नहीं, अगर होता है तो क्यों होता है, कितना होता है, अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता, इसकी रीज़न भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इसका ताल्लुक 2 वर्क टॉपिक के साथ है लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स
पूरा एक बहुत लंबा सा टॉपिक है इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वहाँ पर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स के क्या काम है, जितने भी बातें होंगे सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो मैं वहाँ पर जाकर पढ़ाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल जो क्वेश्चन पूछा गया है फ़िलहाल मैं इनका आंसर करता हूँ। तो अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब ये है, जिस तरह के मैंने आप लोगों को बताया कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि FC से हम शुरू करते हैं, क्या इसकी वजह से वर्क होता है या नहीं, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। देखिए मिसाल के तौर पर एक बॉडी है, वो बॉडी सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है, तो फिर इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन जिस फोर्स की वजह से पैदा होता है उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी वो फोर्स कि जिसके ऊपर कि जब वो बॉडी पर लगे तो फिर उसकी वजह से बॉडी सर्कुलर पाथ पर मोशन करे, तो फिर इस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। या वो फोर्स कि जिसकी वजह से बॉडी सर्कुलर पाथ पर मोशन करने पर मजबूर हो जाए, तो फिर इस तरह की फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम यहाँ पर फील के साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अब बात करूँगा मिसाल के तौर पर अर्थ और मून का एग्जांपल, क्योंकि हमें पता है कि मून जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द सर्कुलर मोशन कर रही है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने लिया हुआ है अर्थ, ये है अर्थ के मास होता है, बिल्कुल अर्थ के मास होते हैं जो कि हम ME से डिनोट करते हैं। यहाँ पर होता है मून। हमें पता है कि ये जो मून है ये मून भी इस अर्थ के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, यानी सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब मून का मास होता है, बिल्कुल मून का भी मास होता है जो कि हम MON से डिनोट करते हैं, ON से डिनोट करते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा किसी भी दो मासेस के दरमियान जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये अर्थ इस मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर इसी तरह ये मून जो है अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन ये मून तो सर्कुलर पाथ पर मोशन भी करता है। अब जब मून यहाँ पर होता है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कल होती है, तो ये हो गया वेलोसिटी की डायरेक्शन और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी। यहाँ पर अगर आप लोग देखें फोर्स जो है और वेलोसिटी जो है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा फर्स्ट टॉपिक में कि जब भी फोर्स और वेलोसिटी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है तो फिर वो फोर्स इस वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता है, तो फिर ये जो फोर्स होगा ये इस वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करेगा तो फिर ये मून यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन होगी वो फिर टेंजेंट टू द सर्कल होगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कल होगी, यही मोशन का डायरेक्शन, यही वेलोसिटी का डायरेक्शन और इसी तरह यही डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन। यहाँ पर अगर हम देखें मून इस अर्थ को इस तरफ अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर अगर हम फिर देखें फोर्स और वेलोसिटी फिर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट फिर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो फिर ये फोर्स फिर क्या करेगा इस मून की वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो यहाँ पर उन्होंने फिर वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज किया, तो यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी, तो जब फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स लगा तो फिर इस फोर्स ने इस वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अब यहाँ पर जब ये बॉडी मून यहाँ पर आएगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, यही मोशन की डायरेक्शन, यही वेलोसिटी की डायरेक्शन और यही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। यहाँ पर भी इस अर्थ मून को इस तरफ अट्रैक्ट करता है, तो फिर यहाँ पर फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो फिर ये फोर्स फिर इस वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो फिर यहाँ पर वेलोसिटी डायरेक्शन ये होगी, जब फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पर इसी तरह का होगा, टेंजेंट टू द सर्कल होगा। यहाँ पर मोशन का डायरेक्शन ये है, यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, तो फिर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन यही होगा और यहाँ पर अर्थ जो है इस मून को इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर अगर हम देखें ग्रेविटेशनल फोर्स बार बार लग रहा है, तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये मून सर्कुलर पाथ पर सर्कुलर मोशन में मजबूर है, सर्कुलर पाथ पर ये मजबूर है। तो फिर हर वो फोर्स जो बॉडी को सर्कुलर पाथ पर मजबूर करे, बॉडी को सर्कुलर मोशन में मजबूर करे, जो सर्कुलर मोशन को पैदा करे, जो सर्कुलर मोशन में चेंजेस को पैदा करे,
तो फिर इसी तरह के फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो फिर इस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ये बिहेव करेगा एज ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस केस में ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ये बिहेव करेगा एज ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो फिर इस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ये बिहेव करेगा एज ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये बताना है कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है क्या ये वर्क कर सकता है, वर्क करता है या नहीं। देखिए हमें ऑलरेडी पता है वर्क जो है ये बराबर होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं एफ डी काज ऑफ थीटा। यानी जब फोर्स होगा तो फिर वर्क पैदा करता है। वर्क कौन पैदा करता है, फोर्स पैदा करता है। वर्क फोर्स का ही एक इफेक्ट है। तो फिर इस वजह से इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि क्या ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क कर सकता है या नहीं। तो अब इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन का जवाब यह है कि नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क नहीं कर सकता। नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वर्क कितना होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वर्क ज़ीरो होता है। मैं फिर कहूँगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वर्क ज़ीरो होता है। मैं फिर कहूँगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वर्क ज़ीरो होता है। और मैं आखिरी बार कहूँगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कभी भी वर्क नहीं कर सकता। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हमेशा के लिए वर्क ज़ीरो होता है। मैंने 3-4 मरतबा पूछा, बोला क्यों, क्योंकि ये बात बहुत ज़रूरी थी। अब इससे आप लोग ये बात याद रखें कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कभी भी वर्क नहीं कर सकता। अब सवाल है सर कैसे नहीं कर सकता। अब हम आते हैं इनके रीज़न की तरफ। इसका रीज़न जानने की कोशिश करते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आखिर क्यों वर्क नहीं कर सकता, क्यों वर्क नहीं करता। तो इसके 2 रीज़न मैं बताऊँगा। पहला रीज़न साइंटिफिकली, दूसरा रीज़न कंसेप्चुअली। तो सबसे पहले क्योंकि हमें पता है वर्क जो है वर्क बराबर होता है एफ और डॉट डी के। यहाँ पर हम कौन सी फोर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम वर्क मालूम कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो फिर ये वर्क होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वर्क होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ सी यहाँ पर डी और काज ऑफ थीटा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री। इसी तरह यहाँ पर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पर भी दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। इसी तरह यहाँ पर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन ये है और इसी तरह डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पर भी दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। इसी तरह यहाँ पर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन ये है, अर्थ के सेंटर की तरफ है, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री बन रहे, यानी हर पॉइंट पर अगर हम देखें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है। तो अब यहाँ पर थीटा की जगह पर आप लोग 90 डिग्री पुट करें तो एफ सी डी और यहाँ पर काज 90 डिग्री। काज 90 डिग्री मैंने आप लोगों को, जब मैं आप लोगों को एमसीक्यूज़ के बारे में बता रहा था तो वहाँ पर मैंने पहले एमसीक्यूज़ में बताया हुआ था कि जब एंगल 90 डिग्री होती है तो एंगल 90 डिग्री पर काज थीटा 0 होता है। तो यहाँ पर जब काज थीटा 0 होता है तो यहाँ पर आप लोग 0 पुट करें, 0 इनमें ज़रब दे दें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वर्क कितना आया, 0 आया। तो पहला रीज़न ये हो गया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वर्क इस वजह से 0 होता है क्योंकि हर पॉइंट पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, एंगल 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री पर काज 0 के बराबर होता है। तो जब काज थीटा 0 के बराबर होता है तो 0 जब हम एफ और डी में ज़रब देते हैं तो फिर वर्क का 0 आता है। ये तो हो गया पहला रीज़न। अब ठीक है सर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब परपेंडिकुलर होता है तो फिर काज थीटा 0 होता है। तो फिर वर्क, ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन आप कंसेप्चुअली भी हमें बताएं कि आखिरकार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वर्क क्यों 0 होता है। तो अब आते हैं, देखिए लास्ट टाइम जब मैं एमसीक्यूज़ एक्सप्लेन कर रहा था तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि मिसाल के तौर पर यहाँ चलो मैं यहाँ पर भी एक्सप्लेन करूँगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने वहाँ पर बताया हुआ था कि मिसाल के तौर पर ये एक अर्थ सरफेस है, यहाँ पर मैंने लिया हुआ है एक बॉक्स, यहाँ पर ये एक पर्सन है। अब ये पर्सन क्या करता है, ये पर्सन जब इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाए, फोर्स लगाने के बाद ये बॉक्स फोर्स की डायरेक्शन में कुछ चला जाए, कुछ फासला कवर करे, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो फिर इस फोर्स को भी उठाए, फोर्स को भी मैंने उठाया और साथ साथ डिस्प्लेसमेंट को भी मैंने उठाया। इनके प्रोडक्ट को हम वर्क बोलते हैं।
इनके प्रोडक्ट को हमने वर्क का नाम दिया हुआ था, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि इस केस में फोर्स भी उठाए और डिस्प्लेसमेंट भी उठाए, इनको ज़रब करें। तो ज़रब करने से जो न्यू फिजिकल क्वांटिटी आती है उस न्यू फिजिकल क्वांटिटी को हम वर्क बोलते हैं। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि इस पर्सन ने वर्क किया हुआ है, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि फोर्स ने वर्क किया हुआ, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि वर्क हुआ है। यानी वर्क के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है, फोर्स भी ज़रूरी है और डिस्प्लेसमेंट भी ज़रूरी है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल भी ज़रूरी है। ये तो वर्क का फार्मूला है एफ डी कास थीटा। लेकिन इस केस में अगर हम देखें यहाँ पर टी के इस मास के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स तो लग रहा है, यानी इस केस में फोर्स तो है, लेकिन ये बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा, ये बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा। तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो यहाँ पर इस एफ को 0, इस एफ में 0 ज़रब दे तो फिर वर्क का 0 आएगा। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि फोर्स तो लग रहा है, लेकिन ये फोर्स की डायरेक्शन में ये बॉडी नीचे नहीं आता, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं होता। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस नहीं होता। तो जब बॉडी डिस्प्लेस नहीं होता तो इस वजह से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो फिर वर्क का 0 आना चाहिए। इस वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी बॉडी को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो फिर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो फिर इस वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स 0 के बराबर होता है। मैंने प्रूफ कर दिया, 2 रीज़न से मैंने प्रूफ कर दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब इनको आप लोग नोट डाउन करें, लिखें, ताकि फिर मैं अगला कंसेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ जाऊँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देखा होगा। अब हम अगला कंसेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो अब हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं इनको रब करूं, फिर इसके बाद कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आता हूं। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के हवाले से था। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वर्क इस वजह से 0 होता है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते हैं, थीटा 90 डिग्री होता है, और cos 90 0 जब हम एफ और डी में ज़रब देते हैं तो वर्क 0 होता है। या दूसरा रीज़न ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं होता। तो जब कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन में लॉन्ग कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, तो वर्क इस वजह से 0 होता है। तो ये 2 रीज़न मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अब आते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलो इनको भी मैं रब करता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस बच जाए। तो अब आते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसका ताल्लुका काइनेटिक एनर्जी के साथ है। तो अब आते हैं, देखें, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट हैपन टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बुलेट व्हेन इट पेनिट्रेट्स इनटू ए सैंड बैग। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है कि मिसाल के तौर पर एक बैग है, बैग हमारे साथ एक बैग है, इस बैग के अंदर मैंने सैंड को रखा हुआ है। अब मैंने ऐसा कर दिया कि बुलेट के ज़रिए से या किसी गन के ज़रिए से मैंने फायरिंग कर दी, फिर उससे जो बुलेट आता है वो बुलेट इस सैंड बैग के अंदर आ गया। तो जब सैंड बैग के अंदर आ गया फिर वो बुलेट रुक गया। तो इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब ये है कि पहले तो बुलेट मोशन में था, तो जब मोशन में होगा तो फिर इसके पास स्पीड होगी, तो इसके पास वेलोसिटी होगी। मोशन के दौरान बॉडी के साथ जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो अब इसके पास तो काइनेटिक एनर्जी तो है, लेकिन जैसे ही ये इस सैंड बैग के अंदर चला गया, रेस्ट में आ गया, तो फिर अब तो रेस्ट में है, मोशन नहीं है, स्पीड नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, तो फिर इसके साथ काइनेटिक एनर्जी नहीं है। यानी पहले काइनेटिक एनर्जी थी लेकिन अब काइनेटिक एनर्जी नहीं है, यानी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई है। तो वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ चली गई? देखिए, हमें पता है कि एनर्जी जो है ये तो ना क्रिएट हो सकती है और ना एनर्जी डिस्ट्रॉय हो सकती है, बल्कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, या एनर्जी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कन्वर्ट होती है। यानी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, एक बॉडी से दूसरी बॉडी को मिल जाती है। तो फिर सवाल यह है कि ठीक है सर, एनर्जी तो ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, लेकिन इस केस में तो एनर्जी कहाँ चली गई? अब हमने वो बताना है कि वो एनर्जी कहाँ चली गई। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको एक पिक्चर के ज़रिए से एक्सप्लेन करूँगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने इसी तरह का एक बैग लिया हुआ है, ये है एक बैग। अब इस बैग के अंदर यहाँ पर मैंने सैंड लिया हुआ है,
है, यहाँ पर मैंने सेंड लिया हुआ है। अब इस सेंड के अंदर हमें पता है कि इस सेंड छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं सेंड के मॉलिक्यूल्स। तो ये है सेंड के मॉलिक्यूल्स। ये मैं बहुत ही डीपली जाकर एक्सप्लेन करता हूँ, बिल्कुल अंदर इसके अंदर घुसता हूँ और इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब यहाँ पर ये एक बुलेट है, यहाँ पर ये एक बुलेट है। अब जब ये बुलेट फायर हो गई तो ये जो बुलेट है ये अब इसके नीचे आ रही है। तो जब ये इसके नीचे आ रही है, देखिए यहाँ पर इस बुलेट की स्पीड है, बिल्कुल यहाँ पर इस बुलेट के स्पीड है, यहाँ पर इस बुलेट की वेलोसिटी है, बिल्कुल इस बुलेट की वेलोसिटी है। तो फिर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी से मैं इमेजिन करता हूँ कि यहाँ पर इसके साथ 50 जूल काइनेटिक एनर्जी है। तो जैसे ये इसके नीचे आ गया तो अब वो यहाँ पर जब आ गया, ये बुलेट यहाँ पर जब आ गया तो यहाँ पर ये रेस्ट में आ गया। रेस्ट में आ गया तो फिर इसकी स्पीड 0 हो गई, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 हो गई। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी अगर मैं देखूँ 50 जूल है। मैंने एक फर्जी वैल्यू लिया हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 जूल है, देखिए यहाँ पर 50 जूल है और यहाँ पर 0 जूल है। तो देखिए ये एनर्जी जो है, यहाँ पर एनर्जी जो है कम हो 50 से 0 जूल। ये 50 जूल एनर्जी जो है, ये 50 जूल काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या हो गया है, इस 50 जूल एक काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या हो गया, ये एनर्जी कहाँ चली गई। क्योंकि हमें पता है कि क्लासिकल फिजिक्स में एनर्जी तो ना क्रिएट होती है ना क्रिएट हो सकती है, और एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय हो सकती है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में को ट्रांसफ़र हो सकती है। अब हम इसको अंदर जाकर देखते हैं। देखिए पूरा अब मैं इसका एक मैकेनिज्म एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है। देखिए जब ये बुलेट इसके अंदर आ रहा था, जब ये बुलेट इसके अंदर आ रहा था तो ये बुलेट यहाँ पर आ गया। तो जब ये बुलेट यहाँ पर आ गया तो मोशन के दौरान इस बुलेट ने इस सेंड के ऊपर नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगाया। तो ये फोर्स किसने लगाया, ये फोर्स बुलेट ने लगाया नीचे की डायरेक्शन में। फिर न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पर फिर ओबे होगा। ये जो सेंड होगा, सेंड ये इस बुलेट के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। तो ये फोर्स किसने लगाया, बुलेट ने लगाया। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये जो बुलेट है ये तो नीचे की डायरेक्शन में आ रही है, तो मोशन का डायरेक्शन नीचे है, तो फिर वेलोसिटी का डायरेक्शन भी नीचे है। लेकिन ये जो बुलेट फोर्स, ये जो सेंड फोर्स लगा रहा है इस बुलेट के ऊपर, ये अपवर्ड की डायरेक्शन में लगा रहा है। तो यहाँ पर अगर अब हम देखिए यहाँ पर अगर हम फोर्स और वेलोसिटी को देखें, इसके दरमियान एंगल 180 डिग्री है। जब फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट में लगे, एंटी पैरेलल लगे, 180 डिग्री पर लगे, तो फिर ये फोर्स क्या करता है, ये फोर्स बिहेव करता है एज ए डिसेलरेटिंग फोर्स। ये फोर्स क्या करता है, बिहेव करता है एज ए डिसेलरेटिंग फोर्स। पहला काम ये फोर्स ये करता है कि ये फोर्स इसके मोशन को अपोज करता है, इसके मोशन को अपोज करता है। अपोज करने का मतलब ये है कि ये इसके मोशन को कम करता है। ये फोर्स क्या करता है, ये फोर्स इसके वेलोसिटी को कम करता है। ये फोर्स क्या करता है, ये इस स्पीड को कम करता है। अब हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है ये बराबर होती है हाफ mv²। जब स्पीड कम होती है तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है। यानी ये डिसेलरेटिंग फोर्स क्या करता है, ये काइनेटिक एनर्जी को कम करता है, काइनेटिक एनर्जी को कम करता है, डिक्रीज करता है। अब यहाँ पर क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है तो फिर वही बात, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या हो गया है, लॉस हो गया है, काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गया है। अब ये काइनेटिक एनर्जी जो लॉस हो गया है, ये एनर्जी इस सेंड के मॉलिक्यूल्स को मिल जाती है। तो पहला काम इस काइनेटिक एनर्जी के साथ ये होता है कि कुछ काइनेटिक एनर्जी सेंड के मॉलिक्यूल्स को मिलकर सेंड के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये तो हो गया पहला काम। दूसरा काम ये है कि ये काइनेटिक एनर्जी जो है
ये जब इस मॉलिक्यूल को मिल जाती है तो फिर यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वाइब्रेशंस करते हैं। तो फिर ये पूरा बॉडी एक वाइब्रेटिंग बॉडी बन जाता है और वाइब्रेटिंग बॉडी आवाज़ पैदा करता है, साउंड पैदा करता है। तो फिर यहाँ पर कुछ काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह तीसरा काम यहाँ पर ये होता है, देखिए ये काइनेटिक एनर्जी इस मॉलिक्यूल को मिल गई है। तो जब ये काइनेटिक एनर्जी इस मॉलिक्यूल को मिल गई है तो फिर मॉलिक्यूल यहाँ पर इस मॉलिक्यूल्स का एवरेज, इस मॉलिक्यूल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी, हर मॉलिक्यूल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा हो गई है। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हम बोलते हैं टेम्परेचर। तो यहाँ पर ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ गया है, यहाँ पर ओवरऑल थर्मल एनर्जी बढ़ गई है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ एनर्जी जो है ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। और इसी तरह कुछ काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाते हैं। तो जब मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाते हैं तो फिर मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स फासला बढ़ जाता है। तो जो फासला बढ़ जाता है तो फोर्स कम हो जाता है। डिफॉर्मेशन साइज में चेंज, शेप में चेंज आता है, डिफॉर्मेशन हो जाता है, डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो अब दोबारा आ जाए, देखिए ये काइनेटिक एनर्जी जो है, जब ये काइनेटिक एनर्जी मोशन में थी, जब ये बुलेट मोशन में थी तो बिल्कुल इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। अब जब ये इस सैंड बैग के अंदर ये बुलेट आ गया तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी था वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, बल्कि वो काइनेटिक एनर्जी, कुछ काइनेटिक एनर्जी सैंड के पार्टिकल को मिलकर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और कुछ काइनेटिक एनर्जी साउंड में कन्वर्ट हो गया, और कुछ काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गया, और कुछ काइनेटिक एनर्जी की वजह से डिफॉर्मेशन पैदा हुआ। कहने का मेरा मतलब ये है कि इस केस में एनर्जी जो है ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि इस केस में एनर्जी जो है ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। एक एनर्जी यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ ये काइनेटिक एनर्जी है, ये भी एनर्जी है और ये भी एनर्जी है। तो यहाँ पर एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफ़र हो गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो कंक्लूजन ये है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी थी ये चार चीज़ों में, चार फॉर्म में, चार चीज़ों में कन्वर्ट हो गई। कुछ काइनेटिक एनर्जी सैंड के पार्टिकल को मिलकर उसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, कुछ काइनेटिक एनर्जी साउंड में कन्वर्ट हो गई, कुछ काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई, और कुछ काइनेटिक एनर्जी डिफॉर्मेशन में यूज़ हो गई। अब आते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 को। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल इसी तरह का है। इसका ताल्लुक भी काइनेटिक एनर्जी के साथ है। मेटेराइड इंटर्स इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर एंड बर्न्स, व्हाट हैपेंस टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब ये है कि एक मेटेराइड है, वो मेटेराइड जो है वो, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 का ताल्लुक भी बिल्कुल इसी तरह का है, लेकिन सिर्फ टाइटल में फ़र्क है, सिर्फ टाइटल में फ़र्क है, बाकी कंसेप्ट वही है। यहाँ पर सैंडबैग के बारे में कहा गया है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 में मेटेराइड के बारे में कहा गया है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर एक मेटेराइड है, वो मेटेराइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गया। तो जब वो मेटेराइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गया तो फिर उन्होंने पहले वो जल गया, बर्न हो गया, फिर वो मेटेराइड नीचे अर्थ के सरफेस पर आ गया, रेस्ट में आ गया। देखिए जब वो स्पेस में आ रहा था तो मोशन में था, उसके पास स्पीड था, वेलोसिटी थी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। अब जब वो एटमॉस्फेयर में आ गया तो फिर काइनेटिक एनर्जी उनके पास ख़त्म हो गई, ज़ीरो में, वो रेस्ट में आ गया। वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ चली गई? वही बात है यहाँ पर, फिर काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। यहाँ पर एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब आते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए मैं सबसे पहले फिगर बनाऊंगा, फिगर के ज़रिए से आप लोगों को क्लियर कराऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अब आते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने
अर्थ लिया हुआ है, ये है अर्थ। अब इस अर्थ के सरफेस से जब हम बाहर आ जाते हैं तो फिर एक लेयर होता है और इस लेयर के अंदर गैसेस होते हैं, मिक्सचर, गैसेस का एक मिक्सचर होता है। तो गैसेस के इस मिक्सचर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर में एयर होता है यानी गैसेस होता है, ये गैसेस का मिक्सचर होता है। तो यहाँ पर मैंने गैसेस को कुछ पॉइंट्स के ज़रिए से ड्रा किया। अब यहाँ पर ये एक मेटोराइड है, ये एक मेटोराइड। अच्छा, जब हम इस एटमॉस्फेयर से बाहर आते हैं तो इसको हम बोलते हैं स्पेस। तो ये है स्पेस। अब ये मेटोराइड इस स्पेस से होता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अब स्पेस में आ रहा है, ये है मेटोराइड, ये है मेटोराइड। अब जब मेटोराइड स्पेस में आ रहा था तो अब ये मोशन में है, और मोशन में जब होगा तो फिर इसके पास लाजमन इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, लाजमन इसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, लाजमन यहाँ पर इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। लेट सपोज फिर यहाँ पर मैं इमेजिन करता हूँ, यहाँ पर लेट सपोज यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर लेट सपोज 1000 जूल एनर्जी है। तो जब ये मेटोराइड यहाँ पर आ जाता है तो फिर ये मेटोराइड यहाँ पर पहले बर्न होता है, फिर बर्न होकर नीचे आ जाता है, ज़मीन के सरफेस पर आ जाता है। तो यहाँ पर आप फिर देखें, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0, तो फिर यहाँ पर स्पीड 0, और यहाँ पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पर फिर 0 हो गई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 जूल है। तो 100 जूल से काइनेटिक एनर्जी 0 जूल में आ गई है। यहाँ पर जो है काइनेटिक एनर्जी फिर कम हो गई है। तो यहाँ पर 1000 जूल और यहाँ पर 0। देखिए, वो जो 1000 जूल काइनेटिक एनर्जी थी, यहाँ पर फिर मैं लिखूँ, वो जो 1000 जूल काइनेटिक एनर्जी थी, वो जो 1000 जूल काइनेटिक एनर्जी थी, उनके साथ क्या हुआ? ये कहाँ चली गई? वही बात है फिर जब ये मेटोराइड आ रहा था, जब ये मेटोराइड अर्थ के सरफेस इस एटमॉस्फेयर के अंदर आ रहा था, तो देखिए जब ये मेटोराइड इस एटमॉस्फेयर के अंदर आ रहा था, तो मिसाल के तौर पर ये मेटोराइड यहाँ पर था, तो जैसे ही वो आ रहा था तो आने के दौरान इस मेटोराइड ने अर्थ इस एटमॉस्फेयर पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। तो इसने इस एटमॉस्फेयर पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया या यू लगाया। तो जब फोर्स इस तरह लगा तो फिर जो ये फोर्स इस मेटोराइड ने लगाया हुआ है, तो फिर जो एटमॉस्फेयर होगा ये इस मेटोराइड पर, देखिए ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो फिर ये जो इस मेटोराइड पर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। ये फोर्स एटमॉस्फेयर ने लगाया हुआ है। अब यहाँ पर फिर देखें, ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये इस तरह आ रहा है। इसका मोशन का डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, लेकिन एटमॉस्फेयर ने इस वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया हुआ है। ठीक बिल्कुल यहाँ पर मैं लिखूँ भी, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, फोर्स का जो डायरेक्शन है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, लेकिन एटमॉस्फेयर ने इस वेलोसिटी के अपोजिट में फोर्स लगाया हुआ है। तो जब फोर्स और वेलोसिटी अपोजिट होती है तो फिर ये फोर्स बिहेव करता है एज ए डिसेलरेटिंग फोर्स। और डिसेलरेटिंग फोर्स क्या क्या काम कर सकता है? पहला काम तो ये करेगा कि ये मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा। फिर इसके बाद ये वेलोसिटी को मोशन को अपोज करने का मतलब ये है कि ये मोशन को कम करेगा, फिर ये वेलोसिटी को कम करेगा, फिर इसी तरह ये स्पीड को कम करेगा। और जब स्पीड कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी जो है वो कम होगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी को कम होगा, ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर फिर क्या होगी? लॉस होगी। यहाँ पर फिर ये काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी जो लॉस हो गई है, पहली बात तो ये है
कि ये काइनेटिक एनर्जी इस एटमॉस्फेयर के इस मॉलिक्यूल्स को भी मिल जाती है और इस मॉलिक्यूल्स को भी मिल जाती है, इसी तरह तो यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल हैं इस एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स को मिल जाती है। मॉलिक्यूल्स वो काइनेटिक एनर्जी को लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं एज ए काइनेटिक एनर्जी। तो पहली बात तो ये है कि मेटोराइट के पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है ये एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल को मिलकर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फिर इसी तरह इस मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हो रहे हैं और जब वाइब्रेट हो रहे हैं वाइब्रेटिंग बॉडी क्या पैदा करता है, साउंड पैदा करता है। तो यहाँ पर कुछ काइनेटिक एनर्जी मेटोराइट्स की साउंड में कन्वर्ट होगी और इसी तरह कुछ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर फिर हीट में कन्वर्ट होगी। यहाँ पर कुछ जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो साउंड और हीट एनर्जी के अलावा कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है वो इस एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स को मिलती है, क्योंकि ये तो गैसेस है और गैसेस में स्टेट ऑफ मैटर होता है और स्टेट ऑफ मैटर एटम से मिलकर बना हुआ होता है। तो फिर कुछ काइनेटिक एनर्जी इस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको मिलते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और फिर अनस्टेबल होकर दोबारा आ जाते हैं। तो जब दोबारा आ जाते हैं तो फिर लाइट भी पैदा करता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, मैं यहाँ पर बस सिंपल ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर कुछ काइनेटिक एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो मेटोराइट के पास जो 1000 जूल काइनेटिक एनर्जी थी वो पहली तो कुछ काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, कुछ काइनेटिक एनर्जी साउंड में कन्वर्ट हो गई, कुछ काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई। तो बिजली चली गई थी। मैं बात कर रहा था यहाँ पर जो मेटोराइट जब एटमॉस्फेयर में आते हैं तो फिर उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज़ीरो हो जाती है। तो वो काइनेटिक एनर्जी असल में इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन का मतलब ये है कि वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं होती, बल्कि वो काइनेटिक एनर्जी कुछ काइनेटिक एनर्जी एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स को मिलती है और वो बतौर इसे काइनेटिक एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दूसरी वो कुछ काइनेटिक एनर्जी मेटोराइट की साउंड में कन्वर्ट होती है। तीसरी कुछ काइनेटिक एनर्जी मेटोराइट की हीट में कन्वर्ट होती है और कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है वो यहाँ पर लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो मैं बस आप यूँ कह सकता हूँ कि इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 में और कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 का बुनियादी मतलब ये है कि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होता, बल्कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। तो अब आते हैं, सबसे पहले आप लोग इनको नोट डाउन करें ताकि इनको रब करो, आप लोग इनको लिखें, फिर मैं इनके बाद इनको साफ करता हूँ। फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आता हूँ। तो अब आते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब अपन आते हैं। ओके, अब आते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 को इसके 2 पार्ट है, एक काइनेटिक स्पीड के 3 पार्ट है। तो पहले देखते हैं। देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है 2 bullets आर फायर्ड एट द सेम टाइम एट द सेम काइनेटिक एनर्जी if one bullet has twice the mass of the other, which has the greater speed, and by what factor which can do the most work।
कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 में का मतलब ये है यानी इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन के हमने यानी इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि मिसाल के तौर पर दो बुलेट है, दोनों बुलेट मोशन में हैं। तो जब मोशन में है तो फिर दोनों की स्पीड होगी। अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब ये है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो जब दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो पहला आपने ये बताना है, एक का मास m1 है, दूसरा जो है इसका मास m1 के मुकाबले में डबल है। तो पहला आपने ये बताना है कि किस बुलेट की स्पीड ज़्यादा होगी। फिर आपने ये बताना है कि कितना ज़्यादा होगा, स्पीड तो ज़्यादा तो होगा, कम तो होगा, कितना ज़्यादा होगा। तीसरा आपने ये बताना है कि इस दो बुलेट में कौन सा बुलेट ज़्यादा वर्क करेगी। तो 3 पार्ट है। अब यहाँ पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक फ़िगर को यहाँ पर ड्रा करता हूँ। फिगर से मैं सारे के सारे बातें निकालूँगा। तो देखिए यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये है एक बुलेट, लेट सपोज यहाँ पर ये है एक बुलेट। तो नमाज का वक्त था, मैं नमाज के लिए चला गया था। अच्छा, मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 पर मैं बात कर रहा था। मिसाल के तौर पर ये है एक बुलेट। इस बुलेट की मास है m1 और इस बुलेट क्योंकि मोशन में है तो इसकी लाजमना स्पीड होगी, इसकी लाजमन वेलोसिटी होगी। लेट्स सपोज इसकी स्पीड है v1। इस बुलेट की काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर है, लेट्स सपोज इस बुलेट की काइनेटिक एनर्जी है 10 जूल। यहाँ पर ये है एक और बुलेट। ये जो बुलेट है ये इसका मास पहले बुलेट के मुकाबले में डबल है। तो इसका जो मास है वो पहले के मुकाबले में डबल है। सबसे पहले इसका मास मैं m2 से डिनोट करता हूँ। ये भी मोशन में है, तो जब ये भी मोशन में होगा तो इसकी स्पीड को मैं बोलता हूँ v2। ये भी जब मोशन में है तो फिर इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है, इसको मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड मास ये भी 10 जूल है। तो इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब ये है कि इस मास इस बुलेट और इस बुलेट दोनों बुलेट की काइनेटिक एनर्जी सेम है। यहाँ पर मैं साइड पर लिखूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट नंबर 1 ये बराबर है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये भी 10 जूल है और ये भी 10 जूल है। दोनों बुलेट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम है और वो मैंने 10-10 जूल लिया हुआ है। तो इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन में हमने पहले ये बताना होगा, सबसे पहले हमने ये बताना है कि इसमें ये मास भी मोशन में होगा, ये मास भी मोशन में होगा। तो पहले हमें ये बताना होगा कि इसमें इसकी स्पीड ज़्यादा होगी या इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो पहले पार्ट में हमने ये बताना है कि इसमें कौन सा स्पीड ज़्यादा होगा, पहले हमने ये बताना है। फिर हमने ये बताना है अगर ये ज़्यादा है इससे या ये ज़्यादा है इससे तो फिर कितना ज़्यादा है बाई व्हाट फैक्टर को, यानी स्पीड तो ज़्यादा है तो फिर कितना ज़्यादा है। तीसरा हमने ये भी बताना है कि ये जब वर्क करेगा, ये भी जब वर्क करेगा तो फिर किसका वर्क ज़्यादा होगा, किस बुलेट का वर्क ज़्यादा होगा, कौन सा बुलेट ज़्यादा वर्क करेगा। यानी इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 में हमने 3 चीज़ें बताना है। पहले हमने ये बताना है दोनों सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ मोशन में हैं। तो पहले हमने ये बताना है कि इस दोनों बुलेट में किस बुलेट की स्पीड ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, और ये भी जब आगे जाएगा फोर्स लगाएगा वर्क करेगा, ये भी जब आगे जाएगा फोर्स लगाएगा वर्क करेगा। तो इसमें कौन सा बुलेट ज़्यादा वर्क करेगा, इन 3 चीज़ों के बारे में हमने बताना है। अब हम एक एक को तरतीब से बताते हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी सेम है, सबसे पहले हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के लिए एक इक्वेशन हमें ऑलरेडी पता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mv²। यहाँ पर क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम है तो जब काइनेटिक एनर्जी सेम है तो फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पर आप लोग कांस्टेंट को लिख सकते हैं mv²। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कांस्टेंट mv², 1 के साथ ज़रब करें mv² डिवाइडेड बाई 2। तो
यहाँ पर जो है अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो एम बी स्क्वायर 1 के साथ ज़रब होगा, कांस्टेंट 2 के साथ ज़रब होगा, तो ये आ जाएगा एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट। 2 भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। जब हम कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ज़रब करते हैं तो इनसे एक और कांस्टेंट आ जाता है। तो अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इस साइड को अब एम पर डिवाइड करें, इस साइड को भी एम पर डिवाइड करें, एम और एम कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू एम। अब हम इक्वलिटी साइन और कांस्टेंट को जब हम रिप्लेस कर लेते हैं तो इनसे बन जाता है प्रोपोर्शनैलिटी। तो वी स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 और एम, ये एक इक्वेशन आया। इस इक्वेशन का मतलब यह है कि जब हम मास को ज़्यादा करेंगे तो फिर काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो कम होगा। जब हम मास को मैक्सिमम करते हैं तो फिर वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा। जब जहाँ पर मास ज़्यादा होगा वहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो बेसिकली स्मॉल होगा। इसी तरह जब हम मास को डिक्रीज़ करते हैं, मास को कम करते हैं, तो फिर वहाँ पर स्पीड जो है वो ज़्यादा होगा। जब हम मास को मिनिमम करते हैं तो वहाँ पर जो स्पीड होगा वो मैक्सिमम होगा। जहाँ पर मास स्मॉल होगा, कम होगा, वहाँ पर जो स्पीड होगा वो लार्ज होगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन भी दिया गया है, शुरू में मैंने आप लोगों को बताया भी, यहाँ पर एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि इसका मास जो है ये इसके मुकाबले में डबल है। यानी अगर मैं यहाँ पर ले लूँ, लेट्स सपोज इसका मास 10 किलोग्राम है तो फिर इसका जो मास होगा वो 20 किलोग्राम होगा। यानी इसका मास इसके मुकाबले में डबल है। तो इसको मैं मैथमेटिकली ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं मैथमेटिकली ऐसे लिख सकता हूँ कि जो M2 है ये इस M1 के मुकाबले में डबल है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर मास जो है कम है, तो जब यहाँ पर मास, यहाँ पर मेली को मास, तो यहाँ पर जो है बेसिकली मास कम है। तो जब मास कम होगा तो फिर स्पीड ज़्यादा होगा। यहाँ पर क्योंकि मास इसके मुकाबले में कम है तो जब मास कम होगा तो फिर स्पीड ज़्यादा, तो फिर इसकी जो स्पीड होगी, यहाँ पर मैं वी से डिनोट करता हूँ, इसकी जो स्पीड होगी वो बेसिकली ज़्यादा होगी। यहाँ पर अगर मैं देखूँ मास ज़्यादा हो गया है तो जब मास ज़्यादा होगा तो फिर यहाँ पर स्पीड क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर मास ज़्यादा, तो फिर यहाँ पर चलो पहले मैं यहाँ पर मैं लिखूँ, यहाँ पर जो मास है वो इसके मुकाबले में ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा है तो फिर यहाँ पर जो स्पीड होगा वो बेसिकली कम होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि M1 का मास तो कम है, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो इसका एरो में थोड़ा सा लंबा बना लेता हूँ। इसका मतलब क्या है कि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, एरो छोटा है, इसका मतलब है कि इसकी वेलोसिटी कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मास कम है, तो जब मास कम होगा तो फिर स्पीड ज़्यादा। यहाँ पर मास ज़्यादा हो गया है तो जब मास ज़्यादा होगा तो फिर स्पीड कम होगा। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ, अब इस पहला पार्ट का आंसर मैंने दे दिया। ये जो V1 है ये V2 से ज़्यादा है, V1 जो है ये V2 से ज़्यादा है। यानी पहले बुलेट का स्पीड दूसरे बुलेट के मुकाबले में ज़्यादा है। यानी पहला जो बुलेट है इसकी स्पीड दूसरे बुलेट के मुकाबले में ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसकी मास कम है, तो जब मास कम होगी तो फिर स्पीड ज़्यादा होगी। इसकी स्पीड क्यों कम है? क्योंकि इसकी मास ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि V1 जो है V2 से ज़्यादा है। यहाँ हम यूँ भी कह सकते हैं कि V2 V1 से कम है। पहला पार्ट तो मैंने, इस पहला जो आंसर है इसका आंसर तो मैंने दे दिया। अब आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। स्पीड यानी V1 V2 से ज़्यादा है। अब कितना ज़्यादा है अब हमने ये बताना है। तो मैं अब यहाँ पर करता हूँ कि ये कितना ज़्यादा है। यानी V1 V2 से ज़्यादा तो है, कितना ज़्यादा है, किस फैक्टर से ज़्यादा है, अब हमने वो फैक्टर बताना होगा। कैसे बताएंगे? ये वाला इक्वेशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो ये वाला इक्वेशन वहाँ पर यूज़ कर, अब इस दूसरा पार्ट जो है वो हम यहाँ पर अब करते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, दोनों यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी 10 जूल है और यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है। तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो यहाँ पर सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी वाला इक्वेशन इस्तेमाल करें, एमा वी स्क्वायर, और यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी वाला इक्वेशन इस्तेमाल करें, एमा वी स्क्वायर। अब क्योंकि इस बुलेट का मास M1 है, स्पीड V1 है, ये तो दूसरे बुलेट के लिए है, तो फिर यहाँ पर जो मास है वो M2 है,
और इसकी स्पीड जो है वो v2 है। अब हम ऐसा करते हैं कि हाफ को अपनी जगह पर लिख लीजिए, m1 को अपनी जगह पर लिख लीजिए। इस m1 को आप लोग अपनी जगह पर लिख लीजिए, v1 स्क्वायर को अपनी जगह पर लिख लीजिए इज इक्वल टू हाफ m2 की जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो m2 है ये तो इस m1 के मुकाबले में डबल है, तो फिर m2 की जगह पर हम 2m1 को यहाँ पर पुट करते हैं। तो 2m1 को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया और यहाँ पर जो है v2 स्क्वायर। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ हाफ और यहाँ पर m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये दो और ये दो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा m1 और v2 और स्क्वायर। अब आप ऐसा करें, इस साइड को भी आप m1 पर डिवाइड करें, इस साइड को भी आप m1 पर डिवाइड करें, m1 और m1 ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा v2 और स्क्वायर। अब आप इस साइड को भी 2 से ज़रब दे दें, तो फिर ये साइड भी आप 2 से ज़रब देंगे, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पर आ जाएगा 2v2 और स्क्वायर। अब क्योंकि हमें जो स्क्वायर है ये तो हमने रिमूव करना होगा, तो यहाँ से इस स्क्वायर को रिमूव करें। स्क्वायर को हम कैसे रिमूव करते हैं, इस साइड पर भी अंडर द रूट ले लें, इस साइड पर भी अंडर द रूट ले लें, ये स्क्वायर रूट अंडर द रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा v1 इज इक्वल टू, ये अंडर द रूट इसके ऊपर भी है और ये अंडर द रूट इसके ऊपर भी है, तो इसमें इस यानी अंडर द रूट 2 के ऊपर भी मैं लूँगा और ये अंडर द रूट स्क्वायर के ऊपर भी लूँगा, तो दोनों पर मैंने ले लिया। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो v1 इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 और यहाँ पर आ जाएगा v2। ये इक्वेशन आया। इस इक्वेशन का मतलब ये है कि v1 v2 से ज़्यादा है, v1 v2 से ज़्यादा है बाई फैक्टर अंडर द रूट 2। तो इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर मैं देता हूँ कि v1 जो है, तो यहाँ पर मैं पेन को चेंज करता हूँ, v1 is greater than v1 is greater than v1 is greater than v2। v1 v2 से ग्रेटर तो है, यहाँ पर भी मैंने लिखा है भाई कितना फैक्टर अंडर द रूट 2। अगर मैं इसको रिमूव करूँ तो फिर v1 और v2 बराबर है, लेकिन यहाँ पर ये आया हुआ है, तो फिर इसका मतलब ये है कि v1 अंडर द रूट 2 गुना v2 से ज़्यादा है। देना by amount अंडर द रूट 2, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि v1 जो है ये इस v2 से अंडर द रूट 2 गुना ज़्यादा है, और अंडर द रूट 2 जो है ये बराबर है 1.41, आई थिंक 1.41 है बिल्कुल। या हम यूँ भी कह सकते हैं v1 इज़ ग्रेटर देन v2 बाई अमाउंट 1.41। इसका मतलब ये है कि v1 और v2 से ज़्यादा है, अंडर द रूट 2 गुना ज़्यादा है, या 1.41 गुना ज़्यादा है। तो ये पार्ट भी हमने कर दिया। अब आते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। इसमें ये बुलेट ज़्यादा वर्क करेगा या इसमें ये बुलेट ज़्यादा वर्क करेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, इस बुलेट के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो 10 जूल है, इस बुलेट के पास भी काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है, तो दोनों के साथ काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो जब दोनों के साथ काइनेटिक एनर्जी सेम है तो फिर दोनों के साथ एनर्जी सेम है। तो जब दोनों, यहाँ पर पहले मैं लिखूँ, दोनों के साथ काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो जब दोनों के साथ काइनेटिक एनर्जी सेम है तो फिर इसका मतलब यह है कि दोनों के साथ एनर्जी सेम है। तो जब दोनों के साथ एनर्जी सेम है तो फिर दोनों वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक दोनों सेम ही वर्क करेंगे, यानी बुलेट नंबर 1 जितना वर्क करेगा बुलेट नंबर 2 भी उतना ही वर्क करेगा, यानी दोनों एक जैसे ही वर्क करेगा। जितना ये वर्क करेगा, बुलेट नंबर 1 करेगा, उतना ही वर्क बुलेट नंबर 2 ही करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के पास एक जैसी एनर्जी है। अगर आप लोग ये पूछे कि सर इसका तो मास तो डिफरेंट है, आप ठीक है मास तो डिफरेंट है, यहाँ पर आप लोग देखिए एक का मास ज़्यादा है,
यहाँ पर वो इक्वेशन कहाँ चला गया, वो यहाँ पर है। एक का मास ज़्यादा है लेकिन स्पीड कम है, एक का मास कम है लेकिन स्पीड ज़्यादा है। दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी सेम है, दोनों के पास एनर्जी सेम है। तो जब दोनों के पास एनर्जी सेम होगा तो दोनों एक जैसे ही वर्क करेंगे, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक। यानी अगर ये बुलेट नंबर 1 10 जूल वर्क करता है तो बुलेट नंबर 2 जो है ये भी 10 जूल वर्क करेगा। अगर बुलेट नंबर 1 50 जूल वर्क करता है तो बुलेट नंबर 2 भी 50 जूल वर्क करेगा। जितना वर्क बुलेट नंबर 1 करेगा उतना वर्क बुलेट नंबर 2 करेगा। तो 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट को मैंने बिल्कुल अंदर जाकर घुसकर एक्सप्लेन किया हुआ है। अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। पहले आप लोग इनको ज़रा नोट डाउन करें, लिखे, ताकि फिर मैं इनको रब करूं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाऊं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इनको लिखा हुआ होगा। अब आते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं, जिसका ताल्लुका पोटेंशियल एनर्जी के साथ है। देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 को मैं पहले अपने एंगल के मुताबिक एक्सप्लेन करूँगा, फिर बुक के मुताबिक आऊँगा। देखिए अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि कैन एन ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इफ इट रिमेन्स एट द सेम एलिवेशन। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा गया है कि क्या एक ही ऑब्जेक्ट, अगर हम एक ही ऑब्जेक्ट को ले लें और एक ही ऑब्जेक्ट सेम एलिवेशन पर हो, यानी सेम हाइट पर हो, अर्थ के सरफेस से सेम हाइट पर हो, तो क्या उसके पास पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगी या नहीं। यानी एक ही ऑब्जेक्ट है, सेम हाइट पर है, तो क्या इस ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट हो सकती है या नहीं। पहले मैं इनको अपने एंगल से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अगर इस ऑब्जेक्ट की जगह पर मैं ऑब्जेक्ट से लिखूँ, पहले मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आता हूँ। तो अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। देखिए यहाँ पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा गया है, पहले मैं इनको अपने तरीके से अपने एंगल के मुताबिक करता हूँ, फिर इसके बाद किताब की तरफ आता हूँ। अपने एंगल मैंने ऐसा किया कि ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट्स, मैं 2 ऑब्जेक्ट्स की बात करूँगा। किताब में एक ऑब्जेक्ट की बात कही गई, किताब वाला आसान है, मैं थोड़ा कम्प्लेक्सिटी पैदा करता हूँ, फिर सिंपल की तरफ मैं आऊँगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने अर्थ का सरफेस लिया हुआ है, तो यहाँ पर मैंने अर्थ का एक सरफेस लिया हुआ है। अब यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ये है और ये ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से लेट सपोज 5 मीटर के फासले पर मौजूद है। यहाँ पर इसी तरह का इसी हाइट, बिल्कुल इस हाइट पर यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट भी है, ये भी अर्थ के सरफेस से 5 मीटर के फासले पर मौजूद है। अब इसका भी मास है m1 और इसका भी मास है m2। देखिए ये जो अर्थ है ये इस मास पर फोर्स लगाता है और इस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और यहाँ पर इस अर्थ वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको हम वेट बोलते हैं। इसी तरह इस मास को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और अर्थ का ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका दूसरा नाम वेट भी है। इंशाल्लाह आप लोगों को जब मैं चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 वर्क एंड एनर्जी, वहाँ पर दूसरा टॉपिक है कंजर्वेटिव फोर्स। ये जो अर्थ जो फोर्स लगा रहा है इसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये असल में क्या है, ये असल में एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ये असल में एक कंजर्वेटिव फोर्स है। जब भी किसी बॉडी के ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स एक्शन करता है तो उस कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से उस बॉडी के पास एक एनर्जी होती है और उस एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी जो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से हो, कंजर्वेटिव फील्ड की वजह से हो। इसका मतलब यह है कि इस मास के पास भी पोटेंशियल एनर्जी होगी और इसी तरह इस मास के पास भी पोटेंशियल एनर्जी होगी।
लेकिन ये मास क्योंकि इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और इस फोर्स की वजह से इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल एक्सेलरेशन, और वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह इसमें भी एक एक्सेलरेशन होता है जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ ये जो अर्थ जो फोर्स लगाता है इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये इस mgh के बराबर होती है, यानी इस मासा, इसका मासा और इसका g और हाइट ये इसके बराबर। देखिए ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है ये मास पर डिपेंड करता है। दूसरा, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है ये जी पर डिपेंड करता है। और इसी तरह तीसरा जो है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है ये हाइट पर डिपेंड करता है। लेकिन इस केस में अब मैं क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, अब मैं ऑब्जेक्ट्स लूँगा। जब मैं ऑब्जेक्ट्स लूँगा तो इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट दोनों का हाइट सेम है, क्योंकि ये भी 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है, तो दोनों का ये जो हाइट है ये तो सेम हो गया। और दोनों के लिए जी, इसके लिए भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और इसके लिए भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो दोनों के लिए जी भी सेम हो गया। तो दोनों के लिए जी भी सेम होगा। अब क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट्स को लिया हुआ है तो इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। मासेस को मैंने डिफरेंट लिया हुआ है, तो जब मासेस को हम डिफरेंट लेंगे तो फिर ये वाला जो इक्वेशन है ये हम यूज़ करेंगे, जिसका मास जब हम मास को ज़्यादा करते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा। जब हम मास को कम करते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उनके साथ कम होगा। जब हम मास को मैक्सिमम करते हैं तो फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। जहाँ पर मास ज़्यादा होगा वहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा। इसी तरह जहाँ पर मास कम होगा तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगा। जहाँ पर मास स्मॉल होगा तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी स्मॉल होगा। अब यहाँ पर क्योंकि सेम एलिवेशन पर ऑब्जेक्ट्स के साथ, सेम हाइट पर ऑब्जेक्ट्स के साथ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होती है एक कंडीशन पर, अगर मास डिफरेंट हो। लेट सपोज इसका मास m1 है, अब मैं इसका मास बढ़ा लेता हूँ। लेट सपोज इसका मास में यहाँ पर मैं इसका मास 5 किलोग्राम लेता हूँ और इसका मास यहाँ पर मैं 10 किलोग्राम लेता हूँ। तो जब मास को ज़्यादा करते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जब मास कम होगा तो ग्रेविटेशनल एनर्जी कम होगा। यहाँ पर मास कम है, लेट सपोज, तो फिर यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कम होगा। लेट सपोज यहाँ पर मैं खुद से एक वैल्यू लेता हूँ, लेट सपोज 5 जूल है। जब मास ज़्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगा। यहाँ मास क्योंकि ज़्यादा हो गया है तो फिर इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी 10 जूल। इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो मैंने अपने एंगल से एक्सप्लेन किया, एक ही हाइट पर, एक ही एलिवेशन पर ऑब्जेक्ट्स के साथ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन एक कंडीशन पर। वो कंडीशन ये है जब ऑब्जेक्ट का मास डिफरेंट हो। जिसका मास ज़्यादा होगा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। ये तो मैंने अपने एंगल से एक्सप्लेन किया। अब क्योंकि किताब में ऑब्जेक्ट लिखा है, एक ही ऑब्जेक्ट लिखा है, अब वो आसान है। अब मैं किताब की तरफ आता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने अर्थ का सरफेस लिया हुआ है। ये है एक सरफेस, यहाँ पर ये है एक ऑब्जेक्ट, इसका मास है m। अब ये जो ऑब्जेक्ट है अर्थ इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है जिसको हम बोलते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, या जिसको हम बोलते हैं वेट। सबसे पहले ये जो है 5 मीटर के फासले पर, अर्थ से 5 मीटर के फासले पर मौजूद है। अर्थ जो फोर्स लगाता है, यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है?
कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर जब वेट अमल करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अमल करता है, तो फिर ये बॉडी नीचे आ जाता है। अब नीचे आने के दौरान अगर एक फोर्स हो तो फिर इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं फ्री फॉल मोशन। और फ्री फॉल मोशन के दौरान जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल एक्सेलरेशन। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये भी होती है कांस्टेंट नियर द अर्थ सरफेस या एट द अर्थ सरफेस जी की वैल्यू होती है कांस्टेंट। और इसी तरह हाइट भी यहाँ पर मैंने कांस्टेंट लिया हुआ है। अब इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 के मुताबिक सेम हाइट पर, इस सेम हाइट पर क्या ऐसा हो सकता है कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल भी हो और इसके पास पोटेंशियल एनर्जी 15 जूल भी हो? तो इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि नहीं, इसके पास सिर्फ एक ही काइनेटिक एनर्जी, एक ही पोटेंशियल एनर्जी होगी और वो 10 जूल होगी और वो कांस्टेंट होगी। कैसे? यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है एम और जी और एच। यहाँ पर अगर मैं देखूँ एच जो है ये भी कांस्टेंट है, इसी तरह जी जो है जी ये भी यहाँ पर चेंज नहीं होता, एक ही एलिवेशन है, कांस्टेंट है। और मास भी यहाँ पर कांस्टेंट है। कांस्टेंट और कांस्टेंट और कांस्टेंट को जब हम ज़रब कर लेते हैं तो फिर इनसे भी एक कांस्टेंट आ जाता है। इसका मतलब यह है कि नहीं, सेम एलिवेशन पर, सेम हाइट पर एक ही मास के साथ एक ही पोटेंशियल एनर्जी होगी, एक से ज़्यादा नहीं होगी। क्यों? वो मैंने बताया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एच भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट है। तो मैंने अपने तरीके से भी एक्सप्लेन कर दिया और किताब के मुताबिक भी एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये देखें।